सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मेरा नाम है उज्जवल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है शायद ये। हाँ जी हाँ, फोर्थ चैप्टर है केमिस्ट्री का। शायद ये लास्ट चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप सो इस पे 2 3 4 पता नहीं कितनी वीडियो लगेंगी इस चैप्टर को ख़त्म करने में। जितनी भी वीडियो लगेंगी, लेकिन ये चैप्टर आपको हम डिटेल में अच्छे से समझाने वाले हैं। और आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद, मतलब ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं 3 4 5 जितनी भी वीडियो बनेंगी, वो देखने के बाद शायद आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने लास्ट चैप्टर जो हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स था, उसमें आपने पढ़ा था कि जो हमारा मैटर है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है। और वो जब हम उस मैटर को तोड़ते हैं तो, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे हमने दिखाया था कि एक गोल्ड ब्रिक को, जब हम एक गोल्ड ब्रिक लेते हैं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है गोल्ड ब्रिक लेना, जब हम गोल्ड ब्रिक को लेते हैं और उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू कर देते हैं। मान लो मैं इस गोल्ड ब्रिक को तोड़ता जाऊं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पर वो गोल्ड ब्रिक का एक हिस्सा हमारा फर्दर नहीं टूट पाएगा, वो फर्दर हिस्सा हमारा नहीं टूट पाएगा। तो हमने उस हिस्से को, जैसे मैंने ये हिस्सा बनाया, इस हिस्से को हमने क्या कहा था, इस हिस्से को हमने कहा था कि ये क्या है, इस मैटर का क्या है, ये एक एटम है। क्यों? और हमने एटम को क्या कह दिया था कि हमारा जो एटम है वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल क्यों? इनडिविजिबल इसलिए क्योंकि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये फर्दर टूट नहीं सकता। आप कहोगे ये टूट सकता है भाई, मैंने ये थोड़ा बड़ा बनाकर दिखाया है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, हमने उसे कह दिया था कि ये मैटर का क्या है, एक एटम है। ठीक है। और आपको याद हो जॉन डल्टन की हमने थ्योरी पढ़ी थी। जॉन डल्टन ने जब थ्योरी दी थी 1808 में, तो उन्होंने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स आर इंडिविजिबल, इंडिविजिबल माने फर्दर डिवाइड ना होना, यानी कि आपका एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन हमने लास्ट उस चैप्टर में आपको बताया था कि भाई हम तो पढ़ के आए, हम 6 7 8 में पढ़ के आए हैं कि जो एटम होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, उनके पार्टिकल्स फर्दर डिवाइडेड हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो भाई बिल्कुल सच बात है, लेकिन 1808 में जॉन डल्टन को ये बात तो नहीं पता थी ना। जॉन डल्टन को ये बात नहीं पता थी कि भाई ये फर्दर डिवाइड होंगे। तो 1808 में जॉन डल्टन साहब ने कह दिया था कि जो हमारा एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये जो है वो इंडिविजिबल है। ठीक है। कुछ समय बाद, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं, शायद 1886 में या फिर 18 कुछ, देखो भाई मुझे याद नहीं है, 1886 के बाद ही है शायद, फिर डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो उन्होंने बताया कि भाई जो हमारा ये एटम है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है। तो हमें तो पता था एटम डिवाइड हो सकता है, हमने तो 6 7 8 में पढ़ लिया था। लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, जॉन डल्टन की थ्योरी भी पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर 1808 में बहुत कमाल की बात कही थी कि जो ये एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है। तो बहुत बच्चे पूछते हैं भैया जॉन डल्टन की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, जब हमें पता है कि एटम तो फर्दर डिवाइड हो सकता है, फिर हम क्यों पढ़ें कि एटम इंडिविजिबल है। लेकिन फिर भी भाई वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हमें पता तो होना चाहिए ना कि भाई कैसे 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 कर कर जो है हमें एटम के बारे में इतनी नॉलेज हुई है। ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा था कि एटम जो है हमारा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ना भाई। छोटे छोटे एटम्स को मिलाते जाओगे तभी तो एक मैटर बनेगा। जैसे वो छोटी छोटी हमने जो गोल्ड ब्रिक को तोड़ा है, जो हमने इस गोल्ड ब्रिक के बहुत सारे एन नंबर ऑफ हमने इसके पार्टिकल्स करे हैं। मतलब ये छोटा सा पार्टिकल, अगर हम इन जोड़ते जाएंगे, इस छोटे से छोटे पार्टिकल के साथ और पार्टिकल जोड़ते जाएंगे, तो क्या ये वापस नहीं बन जाएगा? क्या ये वापस नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तभी हम अपने एटम को क्या कहते हैं, एटम या फिर मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है भाई, ये तो बात हुई हमारे मैटर के बारे में, कुछ हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आई होप आप वो लास्ट वीडियोस पढ़ के आए हो, है ना। जरूरी नहीं मेरी देख के आए हो, बस वो चैप्टर आप पढ़ के आए हो, अच्छी बात है। ठीक है। मेरी देखोगे तो और अच्छी बात है ना भाई। तो बात अब, जैसे कि हमें पता है कि एटम्स जो है हमारा फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। भाई एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। तो एक एक वर्ड जो है वो कमाल की चीज़ है, समझते चलो, अच्छा है। ठीक है। तो जो हमारे जो फर्दर पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं? 3 है भैया। कितने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? जो है हमारे पास
तीन पार्टिकल्स हैं, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो हमारे तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई बड़ी बात नहीं है, 6, 7, 8 में हम ये चीज़ें पढ़ के आए हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं इनके ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है उसकी। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है भाई। याद कर लेंगे, अगर किसी ने पहली बार पढ़ा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा भाई याद कर लेना, है ना। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारे न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल माने उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। नो चार्ज माने जीरो चार्ज। न्यूट्रल के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, न्यूट्रल कह रहा हूँ, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो भाई न्यूट्रॉन तो आसानी से याद हो जाएगा, क्यों? यहाँ पे N से न्यूट्रॉन है, N से न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन क्या है हमारा? न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। ऐसे याद हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? P से है, और पॉजिटिव भी क्या है? P से है। देखो भाई सबके अपनी अपनी ट्रिक्स हैं, मैं अपनी ट्रिक्स ये बनाता था, आप चाहो तो कुछ और बना सकते हो। और इलेक्ट्रॉन तो आखिरी बचा, उसे हम याद कर ही लेंगे, है ना भाई। न्यूट्रॉन N से शुरू हो रहा है, न्यूट्रल भी N से शुरू हो रहा है, तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। प्रोटॉन जो है वो P से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव भी जो है वो P से शुरू हो रहा है, तो प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन जो लास्ट बचा वो क्या है हमारा? नेगेटिव है, ठीक है भाई। तो सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स हैं, आप चाहो तो किसी तरह उन्हें याद कर सकते हो, ठीक है भाई। ये तो बात हुई हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज जो मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो एटम है वो किस तरह दिखता है। तो भाई जो हमारा छोटा सा एटम था, वो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। हमारा जो छोटा सा एटम था वो कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पर जो हमारा ये एटम है, जो ये हमारा एटम है, मैं एक ही रिंग बना देता हूँ। देखो भाई मेरी जो ड्राइंग है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। तो ये हमारा एक एटम, मान लो छोटा सा एटम है, उसका जो सेंटर होता है, जो एटम का सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जैसे यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है, एटम के सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम के सेंटर को बोला जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन, और साथ में मौजूद होता है न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं कहाँ पर? हमारे एटम के न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस हमारे एटम में के कहाँ पे होता है? बिल्कुल सेंटर में, ठीक है भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियस का कितना बड़ा साइज होता है। देखो हमने जैसे पढ़ा था, अगर ये मान लो ये एक फुटबॉल ग्राउंड है, बिल्कुल एक गोल अगर फुटबॉल ग्राउंड है, और मैं उसके बीचम बीच फुटबॉल रख दूं, तो उतना ही साइज होता है हमारे न्यूक्लियस का। और फुटबॉल ग्राउंड का साइज होता है कितना? एटम समान, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हमारे टीचर दिया करते थे कि अगर आप फुटबॉल ग्राउंड को एटम मान लोगे और बीच में बिल्कुल एकदम सेंटर में आप एक फुटबॉल रख दोगे, तो वो फुटबॉल क्या होगी? न्यूक्लियस होगी। और वो पूरा बड़ा सा क्या होगा? आपका एटम होगा, ठीक है। तो भाई न्यूक्लियस क्या है ये समझ लीजिए। न्यूक्लियस है हमारा कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियस एक नई टर्म दे दी हमने, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहां एक साथ रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे एक साथ कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी पे हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे चल के हम आपको वो टॉपिक जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। स्कैटरिंग, वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, वो इस पे ही है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है हमारा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिस जगह रहते हैं एटम के सेंटर में, वो होता है हमारा न्यूक्लियस। रही बात इलेक्ट्रॉन्स की, तो भाई हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेंटर में नहीं रहते, वो हमारे ऐसे ऐसे देखो ये इस जगह रहते हैं। मान लो ये हमारी जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर बहुत सारी शेल्स होती हैं, यहाँ पे तो आपको सिर्फ 2 शेल्स दिख रही होंगी, एक ये और एक ये वाली, है ना, 2 दिख रही है ना। बहुत सारी शेल्स होती है। जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको दिखेगा बहुत शेल्स हैं, कम नहीं है, 2, 3, 4, 5 नहीं है, काफ़ी शेल्स होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी शेल्स हैं, और उन्हीं शेल्स में हमारा रहता है इलेक्ट्रॉन। जैसा आप देख सकते हो, ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रॉन, फिर हमारा ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, और मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर भी मौजूद हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम में रहते हैं, मतलब वो सेंटर में ना रहकर कहाँ रहते हैं? शेल्स में रहते हैं, ठीक है भाई। तो यही बात मैंने लिख रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर, और वो न्यूक्लियस कहाँ होता है? हमारा सेंटर ऑफ एटम में, अच्छा एक सवाल,
थोड़ा सा सिलेबस से बाहर निकलते हुए मेरे हिसाब से शायद बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं भैया प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ कैसे रह सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहते हैं। तो भाई वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, 4 तरह की फोर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होती है हमारी, मतलब 4 तरह की फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमारी जो ये जो फोर्स होती है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर में प्रेजेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होती है हमारी, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही होती है। और इन शेल्स के अंदर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन शेल्स के अंदर प्रेजेंट है, जो एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से अंदर बांध के रखती है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के अंदर बांध के रखती है। ठीक है, जब मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा था जब ये चैप्टर, ठीक है, तो मेरे से उसने पूछा भैया प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ क्यों रहते हैं, है ना। तो मैंने सोचा यार, मतलब आपको पता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करते हैं, है ना। उसने कहा हाँ भैया मैं 8th में पढ़ के आया हूँ कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो मैंने उसे बताया कि अच्छी बात है भाई। तो उसका कारण ये है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है हमारे, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो मजबूरन इन्हें बांध के रखती है। जो इनका अपोजिंग चार्ज है ना, जो इनका प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, जो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, कह रहे दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, उनको बांध के रखती है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उनको बांध के रखती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब वो आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ोगे क्लास 12th में। वैसे तो क्लास 12th में भी काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ टॉपिक नहीं है, ठीक है। शायद आपको अगर पढ़ना हो तो हायर स्टडीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो जैसे हमने बता दिया इलेक्ट्रॉन जो है हमारा न्यूक्लियस से बाहर रहता है। न्यूक्लियस क्या है भाई, फिर याद रखना, बहुत बच्चे ना, मतलब मैं पर्सनली न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन में थोड़ा सा ना परेशान हो जाता था कि यार न्यूक्लियस न्यूट्रॉन है या न्यूट्रॉन क्या है। तो ये याद रखना, न्यूक्लियस वो जगह है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, वो न्यूक्लियस में ना रहकर कहाँ होते हैं, यहाँ बाहर होते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन शेल्स में रहते हैं, इन शेल्स में रहते हैं। और इन शेल्स को हम क्या कहते हैं, इन शेल्स को हम या तो शेल्स ही बोलते हैं या हम इन्हें एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सर्कुलर पाथ है ना भाई, ये सर्कुलर पाथ है, ये जो है वो सर्कुलर पाथ है। तो इन सर्कुलर पाथ को हम या तो शेल बोलते हैं या तो बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, आगे चल के हम इन शेल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिंस एन एटम ऑफ द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसे कि हम जानते हैं भाई एटम जो है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम जो है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि एटम पे, ओवरऑल एटम की बात कर रहा हूँ मैं भाई। जहाँ जब मैं एटम बोल रहा हूँ तो मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब हम एक एटम बोलते हैं तो यानी कि हम तीनों की बात कर रहे हैं। हम जैसे कि जानते हैं जो हमारा एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। आपने कभी सुना नहीं होगा कि आपके टीचर बता रहे हैं एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब वो कैसे पॉसिबल है भैया, वो कैसे पॉसिबल है, जब हमारे हमारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन पे कोई तो एक चार्ज होगा ना। फिर इन पे न्यूट्रल क्यों है, इन पे न्यूट्रल चार्ज भाई इसलिए है क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास मौजूद हैं एग्जैक्टली उतने ही नंबर हमारे पास मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उतने ही एग्जैक्टली इक्वल हमारे पास मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन के। मान लो मेरे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज है +6, मान लो मेरे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज है +6, तो मेरे पास कितना नेगेटिव चार्ज होगा जो ये हमारा एटम है उस पर चार्ज एग्जैक्टली इक्वल हो जाए 0 के। तो भाई आप जाहिर सी बात है उस पर कितना चार्ज होगा, -6 होगा। तो हमारे जो प्रोटॉन्स हैं उन पे कितना चार्ज है, +6। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे कितना चार्ज होगा, -6, तभी तो एग्जैक्टली इक्वल होगा। ऐसे ही आप यहाँ चाहो तो +8 -8 कर लो, +100 -100 कर लो। बात ये है कि जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी ओवरऑल चार्ज नहीं होता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एग्जैक्टली उतने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन्स कहाँ होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ये बात याद रखना। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं हम कुछ एक नया टॉपिक। उससे पहले चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि एटम के अंदर मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। लेकिन ये केस जो है वो मतलब ये जो बात है कि एटम के अंदर 3 एटॉमिक पार्टिकल है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो चीज़ ट्रू नहीं होती है हाइड्रोजन के लिए। वो चीज़ ट्रू नहीं होती है हाइड्रोजन के लिए। मतलब भैया मतलब हाइड्रोजन के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर केवल और केवल 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। यहाँ पे आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, चाहे तो अपनी कॉपी में एक मार्क लगा के लिख सकते हो, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एटम इज ओनली मेड अप ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक भी प्रोटॉन मौजूद नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक भी प्रोटॉन नहीं मौजूद होता है, और ये केवल एक हाइड्रोजन ही है जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं है। एक केवल ये हाइड्रोजन ही है जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं, वो माफ करना, न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी सब में न्यूट्रॉन होता है, बाकी सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, बस एक ये हाइड्रोजन ही है जिसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब अगर आप याद करते हो पता होनी चाहिए। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स याद हो, मैंने आपको कहा था याद होने चाहिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करते हुए कैल्शियम तक, पहले से लेके 20 तक आपको अपने इलेक्ट्रॉन्स जो वो एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो मैं ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन का एक एटम एग्जैक्टली इक्वल होता है हाइड्रोजन के दूसरे एटम से। हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, हाइड्रोजन का एक एटम एग्जैक्टली इक्वल होता है हाइड्रोजन के दूसरे एटम से, हाइड्रोजन के दूसरे एटम से। लेकिन हाइड्रोजन का एक एटम डिफरेंट होता है हीलियम के एक एटम से, लिथियम के एक एटम से, लिथियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, इन सब के एटम से हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट होता है। अब वो डिफरेंट कैसे होगा भाई? या तो उनके प्रोटॉन्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनके न्यूट्रॉन्स एक जैसे नहीं होते हैं, है ना भाई। मान लो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ना प्रेजेंट होकर ज्यादा प्रेजेंट है ना। ऐसे ही लिथियम में थोड़े से और ज्यादा प्रेजेंट है, कैल्शियम में और ज्यादा प्रेजेंट है ना। तो ये कह रहा है कि जो एक एलिमेंट होता है उसका एटम एग्जैक्टली डिफरेंट होता है दूसरे एलिमेंट से, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि हीलियम और हाइड्रोजन का एटम एक जैसा हो सकता है, वो नहीं होता। उसके केसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं हायर स्टडीज में पढ़ोगे, जब उसमें से हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकाल लेते हैं तब होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक एक इनके ऊपर में, है ना। जैसे अभी तक मैंने कलेक्टिवली बताया हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो 1897 में हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1897 में, और इसकी डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने कुछ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, और भाई सिलेबस से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है, आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर वो वीडियो चाहिए आपको कि हाउ वाज इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डिस्कवर, तो मैं उसे आपको अलग से टॉपिक में पढ़ा दूंगा। लेकिन सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है। बहुत बच्चे यहाँ टू द पॉइंट्स पढ़ने आए हैं, ठीक है, उन्हें सिर्फ सिलेबस का पढ़ना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं डाला है, जो कि कैसे हुई थी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुई थी, हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। आप याद कर सकते हो कि हाउ जे थॉमसन डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, तो लिख सकते हो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था जिससे डिस्कवरी हुई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है भाई, तो भाई अब होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, हम है ना हर केमिस्ट्री में हर चीज़ को सिंबल देने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन को सिंबल दे दिया H, हीलियम को सिंबल दे दिया He, ऑक्सीजन को सिंबल दे दिया O, नाइट्रोजन को N, है ना, तो हम कॉपर को दे दिया Cu। तो ऐसे ही हम हर जगह केमिस्ट्री में कोशिश करते हैं हर चीज़ को सिंबल देने की। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को भी सिंबल दिया है, और वो सिंबल क्या दिया है, E नेगेटिव, यानी कि ये लगाया E और E के सर पे लगा दिया छोटा सा नेगेटिव, E और इसके सर पे लगा दिया हमने छोटा सा नेगेटिव। E किस लिए, E इसलिए क्योंकि जो ये है वो इलेक्ट्रॉन है
है ना भाई। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है? तो भाई तो जो ये माइनस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा नेगेटिव चार्ज। हमारे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी, चलते हैं आगे। अच्छा, रिवीजन कराऊं क्या? वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद आपको याद ही होगा, आप चाहोगे तो मैं रिवीजन भी करा दूंगा, है ना। अभी कराते हैं, चलो रिवीजन। चलो ये बात हुई, ठीक है। तो जो इसका सिंबल हुआ हमारे इलेक्ट्रॉन का वो हुआ ई के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। कभी भी ई लिख के मत छोड़ना भाई, इलेक्ट्रॉन को कभी भी ई लिख के मत छोड़ना, ई के ऊपर नेगेटिव जरूर बनाना, ठीक है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन का जो एग्जैक्टली एब्सोल्यूट मास होता है, जो एग्जैक्ट मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का जो एग्जैक्ट मास होता है वो होता है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। भाई बहुत कम है ये, जरा ध्यान से देख लेना कितना है, 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, -28 ग्राम। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है। कितना होता है? 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है भाई। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि जो मास है एक इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? नेग्लिजिबल, हम उसे मानते ही नहीं है, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करते हैं ना पूरे एक एटम का वजन, जब हम एक एटम का वजन नापते हैं तो हम सिर्फ उसमें किसका वजन देखते हैं? प्रोटॉन का और उसके न्यूट्रॉन का। हम इलेक्ट्रॉन के वजन को क्या कर देते हैं? नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी कि जीरो मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं, क्योंकि ये जो वेट है ना, इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, है ना भाई। मैं आपसे कहूँ 1000 किलो अगर कोई वजन रखा हुआ है और मैं उसमें कहूँ भाई 2 ग्राम वजन कम हो गया, तो आप कहोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, 2 ग्राम वजन को 1000 किलो में आप कहाँ कंपेयर कर रहे हो? 2 ग्राम वजन को आप 1000 किलो में कहाँ कंपेयर कर रहे हो? चलो 2 ग्राम भी छोड़ो, 200 ग्राम, है ना। तो हम इसे नेग्लिजिबल मान लेंगे 1000 किलो में। 1000 किलो, और 1000 किलो में बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल मान लें, ठीक है। तो जब हम इसे काउंट करते हैं ना तो उसके इलेक्ट्रॉन के वेट को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है हमारे काफ़ी हल्के होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम होता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब मैं आपको बताता हूं, चलो बाद में बताता हूं, पहले इसे पूरा पढ़ लेते हैं। दिस इज वाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इग्नोर्ड वाई कैलकुलेटिंग द मास ऑफ एन एलिमेंट। जब भी हम एक एलिमेंट के मास को काउंट करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल कर देते हैं। हम मतलब नेग्लिजिबल मतलब उसको हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजन को ऐड करते हैं, ठीक है भाई। हम उसके वजन को छोड़ देते हैं, मतलब ये समझ लो एक एटम का 99.99% जो मास होता है वो किसके अंदर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। 99.99% जो एक एटम का वेट होता है वो किसके अंदर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर होता है। जो बचा हुआ परसेंट बच चुका है वो माइनस करके देख लेना, जो बचा हुआ परसेंट है वो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे बहुत हल्के होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे बहुत हल्के होते हैं, ठीक है भाई। ये बात हुई। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी है। जैसे मैंने बताया भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन भाई वो नेगेटिव कितना है? -1 है, -10 है, -20 है, -100 है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो कितना है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो एग्जैक्टली चार्ज कितना होता है? एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उस चार्ज की, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। भाई ये कूलाम्ब क्या है? इस चार्ज की यूनिट। ये कूलाम्ब क्या है? इस चार्ज की यूनिट। और ये जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। और ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है वो चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट है। और भाई ये नेगेटिव मत भूलना, नेगेटिव चार्ज है। कभी ये सोचो -19 इलेक्ट्रॉन में है तो +19 होगा प्रोटॉन में, ना ना ना, यहाँ गलती होती है और ये गलती मैंने भी कर दी थी, ठीक है। ये -19 मत सोचना
कि ये जो -19 है वो इलेक्ट्रॉन में -19 होगा और प्रोटॉन में जाके वो +19 हो जाएगा। ना ना ना, बिल्कुल भी ये गलती मत करना भाई। ये इस पूरे के ऊपर माइनस चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इसके बाहर है ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जितना ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा प्रोटॉन पे। लेकिन अगर यहाँ पे गलती कर दी तो टीचर मार्क्स काट देगा। कभी यहाँ पे पॉजिटिव बना दो, याद रखना, ठीक है, याद रखना। वैसे तो समझदार बच्चे हो, है ना, मेरे से तो समझदार ही हो, याद रखोगे, ठीक है भाई। बात करते हैं रिलेटिव चार्ज की। भैया रिलेटिव बता दो, ये ना ये वैल्यू हर बार याद करनी मुश्किल हो जाएगी। रिलेटिव चार्ज बता दो, मतलब प्रोटॉन के कंपैरिजन में या किसी के कंपैरिजन में रिलेटिव चार्ज बता दो। तो भाई रिलेटिव चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन का माना जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज माना जाता है वो माना जाता है -1। जो रिलेटिव चार्ज माना जाता है एक इलेक्ट्रॉन का वो माना जाता है -1। बात करूं प्रोटॉन की तो वो होता है +1। रिलेटिव चार्ज जो होता है प्रोटॉन का वो होता है +1। और न्यूट्रॉन का तो पता ही है भाई 0। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं है, इसलिए क्या चार्ज है, 0। बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की। तो भाई जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो करी थी ई गोल्डस्टिन ने, ठीक है। ई गोल्डस्टिन साहब ने डिस्कवरी करी थी। ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट था। इसका भी अगर एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे बता देना, है ना, वो भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा अगर आपको देखना है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो प्रोटॉन जो है हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये हर किसी एलिमेंट में पाए जाते हैं, है ना, हर किसी एलिमेंट में पाए जाते हैं। और ये कहाँ होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के सेंटर में मौजूद होते हैं। बात करते हैं प्रोटॉन के वजन के बारे में। तो भाई जो प्रोटॉन का वजन है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। भाई इलेक्ट्रॉन का वेट था -28 ग्राम। कितना, -28 ग्राम। मतलब मैं आगे की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। और प्रोटॉन का वजन है 10⁻24 ग्राम। अब आप सोच रहे हो कि भैया कोई ज्यादा फर्क नहीं है। भाई बहुत ज्यादा फर्क है, ये बहुत ज्यादा फर्क है। 10⁻⁻28 ग्राम में और 10⁻⁻24 ग्राम में बहुत फर्क है। कितना का फर्क है, कितने का फर्क है भैया, बहुत ज्यादा फर्क है, इतना फर्क है, ठीक है। तो भाई बहुत ज्यादा फर्क है 10⁻⁻28 ग्राम में और 10⁻⁻24 ग्राम में। इसलिए ही कहा जाता है कि एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर होता है, 1840। यानी कि अगर आपके पास 1840 इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास 1840 इलेक्ट्रॉन है और उनका वजन आप नापते हो, तो वो कितने के बराबर होगा, एक प्रोटॉन के बराबर होगा। प्रोटॉन का सिंबल देख लो भाई, पहले लिखते हैं P और उसके सर पे लगा देते हैं पॉजिटिव। P लिख के क्या लिखते हैं, उसके मतलब हेड पर ऐसे पॉजिटिव लगा देते हैं। सिंबल याद हो गया, P पॉजिटिव, P पॉजिटिव। तो अगर आपके पास 1840 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1840 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उनका वजन आप ऐड करोगे तो वो कितना होगा, एक प्रोटॉन के वजन के बराबर होगा। भाई 1840 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 1840 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ही हम इलेक्ट्रॉन के वेट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है भाई। बात करूं प्रोटॉन के चार्ज की, तो भाई प्रोटॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में कोई फर्क नहीं है। बहुत बच्चे सोचते हैं अगर प्रोटॉन का वेट इलेक्ट्रॉन के वेट के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क है, तो प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इक्वल नहीं होगा, है, उनके चार्ज में भी बहुत ज्यादा फर्क होगी। लेकिन भाई यहां पर आप मात खा जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने वाली बात यह है, भले इनका जो वेट है या मास है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन इनका जो चार्ज है वो एग्जैक्टली इक्वल है। यानी कि अगर एक प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन पर अगर इतना चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज होगा, लेकिन अपोजिट साइन वाला, ठीक है। तो रिलेटिव में बात करें तो रिलेटिव में प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +1 मान लिया जाता है, मान लो मैं आपको कहूं कि 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, उनका बताओ जरा एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा। तो भाई सबसे पहले तो हमें पता है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है और इनका जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, तो हम बता सकते हैं 0 होता है। लेकिन मैं कहूँ 16 प्रोटॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसकी मल्टीप्लाई करोगे, भाई ये तो बहुत मुश्किल है।
16 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, कैसे करोगे? तो यहाँ पे काम आता है +1, 16 प्रोटॉन यानी कि 16 प्लस 16 है ना, 16 इंटू +1 तो क्या आया +16। अब बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो -17 कितना आ गया -1। कितना चार्ज बता -1। अब भाई हर जगह हर जगह हर जगह ये तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल है 1.6 इंटू 10⁻−19 मल्टीप्लाई करना। इसलिए हम क्या ले लेते हैं, रिलेटिव चार्ज ले लेते हैं। तो रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है +1, इलेक्ट्रॉन पे होता है -1 और न्यूट्रॉन पे होता है 0। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो काफ़ी हल्का है प्रोटॉन के वेट के कंपैरिजन में। भाई मैं इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये मत सोचना ये बंदा बार बार क्यों बताता है, हमें याद हो जाए। ठीक है, मैं उस एक इंसान के लिए बताता हूँ जो अभी भी कन्फ्यूजन में है ना। मेरे आई नो बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस नहीं है, लेकिन अगर 20 बंदे भी देखते हैं तो मुझे हर उस एक बंदे के लिए भी सोचना है जो शायद नहीं समझ पाया होगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा 400 बंदे देखते हैं, लेकिन अगर 20 बंदे भी वीडियो देखते हैं तो मुझे उस एक बंदे के बारे में सोचना है। अगर उसे नहीं समझ में आया होगा तो वो ये सोचेगा यार बढ़िया नहीं पढ़ा रहा बंदा, बंद करो वीडियो, है ना। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो करी थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है, जैसे कि हमने बताया न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन के मास की, अब एक चीज याद करने वाली है, जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। किसके मास के? प्रोटॉन के मास के। भाई सुनना समझना, प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्टली और अपोजिट, एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट है किसके? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। लेकिन जो प्रोटॉन का मास है वो एग्जैक्टली इक्वल है न्यूट्रॉन के मास के। ठीक है, वैसे जब आप आगे चलते हो क्लास 12th में तो आप देखोगे कि प्रोटॉन का मास स्लाइटली ज्यादा होता है न्यूट्रॉन के, सॉरी उल्टा बता रहा हूं, न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के, है ना। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, प्रोटॉन बोल रहे हैं न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, तो ये जो है हमारा न्यूट्रॉन का वेट है, और अगर आप देखोगे तो यही वेट होता है आपके प्रोटॉन का। तो न्यूट्रॉन का वेट प्रोटॉन का वेट एग्जैक्टली इक्वल होता है। ठीक है, जो हमारा न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल चार्ज है, हमारे जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी टेबल है जो आप देख सकते हो, हमने यहाँ बना रखी है। हमने यहाँ बता रखा है जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनके रिलेटिव मास के बारे में बता रखा है। अगर इनका रिलेटिव मास 1 है, अगर आपका प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है तो आपके न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 1/1840 यूनिट। जैसे कि मैंने बताया कि 1840 इलेक्ट्रॉन जब जुड़ते हैं तब जाके एक प्रोटॉन बनता है, तब जाके एक प्रोटॉन बने। मतलब वेट में बात कर रहा हूँ, चार्ज में बात नहीं कर रहा हूँ, वेट में। ठीक है, तो 1840 इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है एक प्रोटॉन के चार्ज के। तो प्रोटॉन जो है वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी हल्का होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 1840 लिखा है। बात करेंगे रिलेटिव चार्ज की, तो रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन में होता है +1, न्यूट्रॉन में होता है 0 और इलेक्ट्रॉन में होता है -1। इलेक्ट्रॉन में होता है -1। बात करेंगे लोकेशन की कि एटम में पाए कहाँ जाते हैं, तो जो प्रोटॉन है वो हमारा पाया जाता है इन द न्यूक्लियस के अंदर। जो हमारा न्यूट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। जैसे कि हमने बताया ये छोटा सा क्या है, ये अगर आपका एटम है तो ये क्या है? एटम का सेंटर। ठीक है भाई। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? क्या मुझे कोई बता सकता है न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? जैसे एटम का ओवरऑल चार्ज तो 0 है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, चार्ज हो गया नेगेटिव, चार्ज हो गया न्यूट्रल। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस का क्या चार्ज है, हमेशा आप देखोगे जब भी कोई एटम बनाएगा तो बीच में पॉजिटिव चार्ज लगाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर तो भाई कोई चार्ज है नहीं, बचा क्या? प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज हुआ? भैया न्यूक्लियस के अंदर चार्ज हुआ पॉजिटिव। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर
स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जल्दी से करवा देता हूँ आपको एक क्विक रिवीजन। जब हमने वीडियो स्टार्ट करी तो हमने बात करी थी कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जब हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर ली, हमने बताया कि एटम्स हमारे फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ के आए हैं। अपने 6, 7, 8 क्लास में हम पहले ही पढ़ के आए थे कि एटम जो है फर्दर डिवाइड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। फिर हमने बात करी कि इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे या न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे हमने कहा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है। वो कैसे बताया भाई, प्रोटॉन भी पी और इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव भी पी। तो ये क्या एक ट्रिक हो सकती है याद करने की। ऐसे हमने बताया न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल चार्ज। फिर हमने आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया, किसका, इसका एटम का, ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। फिर हमने बताया जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल्स में रहते हैं, जो ये आपको गोल गोल सी दिख रही होंगी, ये क्या है, एक एटम की शेल्स। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल्स के अंदर रहता है। और बात करें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो वो रहते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस क्या होता है भैया, एटम के सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है। फिर हमने इंडिविजुअली बात करी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इनके चार्जेस के बारे में बताया आपको कि भाई जो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इनका चार्ज एग्जैक्टली इक्वल होता है। कितना चार्ज होता है वो हमने बता दिया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन साइन से अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर हमने आपको बताया इनके मास के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट लेक्चर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करके जाओगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे इस वीडियो को, ठीक है। कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो का क्या पार्ट आपको ठीक लगा, क्या अच्छा लगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स भाई आपके लिए दिया हुआ है यूट्यूब ने, ठीक है। तो मुझे ज़रूर से बता देना कि भैया हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ भैया ये चीज़ दोबारा बताओ, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ हमें ज़रूर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा आपका, ठीक है। ये वीडियो देखो, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगा। और लास्ट में इतना कहूँगा कि अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, ठीक है। वैसे भी बहुत ज़्यादा पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक ना भी हो तो भाई अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।